हेलो, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन सबसे पहले चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कल जो टॉपिक्स पढ़े थे उनसे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो कल के रिवीजन टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सीबीआई के द्वारा अभियान चक्र 2 किससे संबंधित है? कल मैंने चर्चा की थी कि सीबीआई ने एक अभियान चक्र 2 चलाया है, वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है, नशीली दवाओं को रोकने से संबंधित है, साइबर क्राइम, आतंकवाद संबंधी गतिविधियों को रोकने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर है, सीबीआई ने जो अभियान चक्र 2 चलाया है वह संबंधित है साइबर क्राइम को रोकने से संबंधित। कल मैंने चर्चा की थी कि यह साइबर क्राइम को रोकने के लिए है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, उनके साथ भी ये कोलैब करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये सीबीआई अभियान चलाता है। तो अभियान का नाम है चक्र 2, चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। और किसके लिए चलाया जा रहा है? तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के द्वारा सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूरोपीय संघ ने कौन सा पुरस्कार दिया है? सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023। देख लेते हैं कि किसको मिला है। तो सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 मिला है, कल हमने चर्चा की थी, जीना महसा अमीनी जी को। जीना महसा अमीनी जी कौन है? तो यह 22 वर्षीय ईरान की महिला हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। हिजाब आंदोलन में इनको पुलिस हिरासत में लिया गया था और पुलिस हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको मानवाधिकार के संरक्षण के लिए ये यूरोपियन यूनियन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया है क्योंकि इनकी 2022 में पुलिस हिरासत में मृत्यु हो चुकी है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटारी बाघा बॉर्डर पर लगाए गए देश के सबसे ऊंचे तिरंगे की ऊंचाई कितनी है? तो कहां पर लगा है ये? अटारी बाघा बॉर्डर पर क्या है? तिरंगा है। तो देख लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। कल हमने चर्चा की थी कि इस अटारी बाघा बॉर्डर तिरंगे पर जो बॉर्डर है उस पर जो सबसे ऊंचा तिरंगा लगा है उसकी जो ऊंचाई है वह है 418 फीट। यह हाईएस्ट है। इसके पहले 2017 में 360 फीट का लगाया गया था और अब सबसे ऊंचा जो तिरंगा लगाया गया है अटारी बाघा बॉर्डर पर वह 418 फीट का है। चलिए ये तो रहे कुछ कल के रिवीजन क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं आज के नए टॉपिक्स को। तो आज का टॉपिक है खबरों में द होप इनिशिएटिव। द होप इनिशिएटिव, चलिए जानते हैं कि किसके बारे में है। तो द होप जो इनिशिएटिव है वह है राज्य सरकार। किस राज्य सरकार? तो पंजाब राज्य सरकार। पंजाब राज्य सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए द होप इनिशिएटिव चलाया है। इसके तहत उन्होंने एक नारा लिया, स्लोगन लिया है। क्या? तो थीम रखी है प्रे, प्लेज एंड प्ले। प्रार्थना करना, शपथ लेना और खेलना। अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर इन्होंने लगभग 3000 से अधिक जो है युवाओं को इकट्ठा किया था। वहां पर उन्होंने पहले अरदास की, उसके बाद में शपथ ली कि सभी युवा जो है वो नशे से दूर रहेंगे और नशे को दूर करने के लिए वो अपने स्तर पर भी प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ये प्ले स्लोगन को भी इसमें शामिल किया। तो जो द होप इनिशिएटिव है किसके द्वारा चलाई गई है? तो यह पंजाब सरकार का एक मुहिम है। किस लिए? युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए। थीम क्या है? प्रे, प्लेज एंड प्ले। पंजाब के सीएम देख लेते हैं। वर्तमान में पंजाब के सीएम कौन है? तो भगवंत सिंह मान जो है वो वर्तमान में पंजाब के सीएम है। और राज्यपाल कौन है? तो श्री बनवारी लाल पुरोहित जी वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है। चलिए अब पंजाब से संबंधित कुछ अन्य पहलों को देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने इस बार जो इस साल पूरे साल जो अच्छे काम किए हैं उसके बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए BCEIPL जो ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके साथ में समझौता किया है। किसने? पंजाब सरकार ने। क्यों? युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। किसके साथ किया है? तो BCEIPL जो ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ में एक MOU साइन किया है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि पंजाब पुलिस ने
ओपीएस क्लीन करके एक ऑपरेशन चलाया है। ओपीएस क्लीन पंजाब पुलिस का ये मुहिम था, ऑपरेशन था। किस लिए चलाया गया था? तो यह नशीली दवाओं की व्यावसायिक मात्रा की जो तस्करी है उसको रोकने के लिए। तो यह मुहिम पंजाब पुलिस के द्वारा चलाई गई है। जो नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी को रोकने के लिए क्या चलाया गया है? ओपीएस क्लीन मुहिम चलाई गई है। चलिए पंजाब से संबंधित एक और फैक्ट देखते हैं। तीसरा फैक्ट क्या है कि G20 देशों की जो शिक्षा कार्य समूह की जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक, वह पंजाब के अमृतसर में ही हुई थी। तो मैंने कल भी चर्चा की थी कि इस साल भारत जो है वो साल भर अलग अलग जगह पर G20 की, चूंकि हम भारत के जो है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो हमने साल भर अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग राज्यों में बैठकें ली थी। और उसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक है वह पंजाब में कराई गई थी। और यह G20 देश को इसमें शामिल किया गया था। सभी G20 देश इसमें शामिल हुए थे। कहां पर? मैंने पहले ही बता दिया कि पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या फैक्ट है कि पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला इस साल आयोजित किया गया था। कब? तो यह फरवरी 2023 में। कुछ सालों से जो पंजाब सरकार है वो झींगे की कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। झींगा जो है मछली है, और यह जो है वो किसानों को या जो मछली पालन करने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ प्रदान करता है। तो झींगे की कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए इसी साल पंजाब सरकार ने 2023 में, फरवरी 2023 में झींगा मेला कार्यक्रम शुरू किया है। और देखते हैं अगला फैक्ट। तो 2023 की जनवरी में पंजाब के मोहाली में स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया गया था या किस राज्य के द्वारा चलाया गया था, तो वह भी चलाया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। अच्छा देखिए, हमेशा कुछ इस टाइप के जो प्रश्न है या कुछ इस टाइप के फैक्ट्स है वो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कोई नई चीज़ होती है, अगर पहली बार कोई चीज़ हो रही है, जैसे कि ये झींगा मेला हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये, तो इससे संबंधित कहीं पर कोई पहला मुहिम चल रहा है, पहला मेला उत्सव लग रहा है, तो वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ के साथ G20 इतना बड़ा जो हमने इस साल मेजबानी की है, बड़े स्तर पर हमने इसकी मेजबानी की है, तो G20 से संबंधित अगर कोई बैठक या किसी राज्य में हो रही है जहां पर अन्य भी कुछ स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है, तो फिर उस राज्य से संबंधित इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि कैम्ब्रियन गश्ती 2023 जो सैन्य अभ्यास था उसमें भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो यह जो कैम्ब्रियन गश्ती है यह क्या है? एक तरीके का सैन्य अभ्यास है। यहाँ पर बहुत सारे देश के जो हैं कि सैन्य अभ्यास जो टुकड़ियां हैं वो भाग लेती हैं इसमें। एक तरीके का एक सैन्य अभ्यास कह लीजिए, एक तरीके से सैन्य जो संगठन है या सैन्य जो ग्रुप है उनका एक खेल भी कह लीजिए, जहाँ पर वो अपना अपना क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर कैम्ब्रियन गश्ती 2023 में भारत को क्या मिला है? तो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। क्या मैंने पहले बताया कि यह सैन्य अभ्यास है। आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? तो यूके के वेल्स में, ब्रिटेन के जो वेल्स है वहां पर इसका आयोजन हुआ था। भारत को गोल्ड स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस जो कैम्ब्रियन गश्ती 2023 है, तो ये जो कैम्ब्रियन गश्ती है इसको मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी बोला जाता है। तो ये जो गेम है या ये जो अभियान है कैम्ब्रियन गश्ती, इसको मिलिट्री पेट्रोलिंग का ओलंपिक भी बोला जाता है। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो 3x5 गोरखा राइफल्स ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था और उन्होंने इसमें जीत हासिल की और हमने स्वर्ण पदक जीता। मैंने बताया कि बहुत सारे टीमें या बहुत सारे देश के सैन्य जो संगठन है या सैन्य ग्रुप है उसमें भाग लेते हैं। तो इस बार लगभग 111 टीमों ने इसमें भाग लिया था और उन 111 टीमों में से भारत के ये 3/5 गोरखा राइफल्स ने जीत हासिल की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो टॉपिक है इससे संबंधित, अभी हमने सैन्य अभ्यास देखे, सैन्य अभ्यास से संबंधित कुछ और अन्य देशों के साथ भारत जो सैन्य अभ्यास पूरे साल भर करता है उसके बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि ये सारे सैन्य अभ्यास किसी न किसी वनडे एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी की परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज भी बनता है, मैच द फॉलोइंग करके भी बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किन देशों के साथ में कौन से महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास भारत कंडक्ट करवाता है। तो पहला देखते हैं कि भारत और मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में क्या होता है? एक्स एक्यू वेरिन, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तीनों सेनाएं जो हैं वो इसमें भाग लेती हैं। भारत मालदीव के बीच में एक्स एक्यू वेरिन।
दूसरा देखते हैं भारत और मंगोलिया। तो भारत और मंगोलिया के बीच में है नोमैडिक एलिफेंट। एलिफेंट से याद रखिएगा कि ये जो एलिफेंट है वो जो अभ्यास है या युद्ध अभ्यास है वो किसके साथ कराया जाता है, तो मंगोलिया के साथ हमने एलिफेंट या नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास हम करते हैं। अगला देखते हैं भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के साथ हमारा जो सैन्य अभ्यास है वह क्या है, तो मित्र शक्ति। थाईलैंड के साथ हमारा सैन्य अभ्यास है मैत्री व्यायाम। इंडोनेशिया के साथ में, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इंडोनेशिया के साथ में गरुड़ शक्ति। फ्रांस के साथ में वरुण व्यायाम। नेपाल के साथ में सूर्य किरण, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, नेपाल के साथ में सूर्य किरण। और जापान के साथ में भारत का जो सैन्य अभ्यास है वह है धर्मरक्षक। तो हम देखते हैं कि क्या क्या देखा हमने। मालदीव के साथ में भारत मालदीव सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन। मंगोलिया के साथ में नोमैडिक एलिफेंट। बांग्लादेश के साथ में संप्रीति। श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति। थाईलैंड के साथ मैत्री व्यायाम। इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति। फ्रांस के साथ वरुण व्यायाम। नेपाल के साथ सूर्य किरण और जापान के साथ धर्मरक्षक। यह जो कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हैं जो परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी ध्यान। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा तीसरा स्टील्थ विध्वंसक। प्रोजेक्ट 15B के तहत किसे, आईएनएस इम्फॉल को नौसेना को सौंपा गया है। तो टॉपिक क्या है, तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज है, किस प्रोजेक्ट के तहत, तो प्रोजेक्ट 15B के तहत, और आईएनएस इम्फॉल जिसको नौसेना को सौंपा गया है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं और जानकारी। तो पहली बात तो कि ये रक्षा मंत्रालय की एक मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है वह इसी तरीके के सैन्य जो हथियार हैं या सैन्य जो विमान हैं या जहाज हैं इन सब को ये बनाती है। और यह किसके अंतर्गत आती है, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आईएनएस इम्फॉल जो है अभी तीसरा ये स्टील्थ विध्वंसक जहाज है, इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत में इसको शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 15B जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है। इसमें क्या होता है, इसमें क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया जा रहा है। डिस्ट्रॉयर कहने का मतलब है कि दुश्मन के जो हथियार हैं या दुश्मन के जो जहाजें हैं उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए ये प्रोजेक्ट 15B को चालू किया गया है। इसके तहत में हमने जो 4 विध्वंसक जहाज बनाने का टारगेट रखा था उसी के अंतर्गत हमने तीसरे विध्वंसक जहाज को अब बना लिया है, आईएनएस इम्फाल जिसका नाम है। और इसको हमने सौंपा है, किसको सौंपा है, तो नौसेना को हमने सौंप दिया है। इस आईएनएस इम्फाल की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है लगभग इसकी 164 मीटर, 164 मीटर इस आईएनएस इम्फाल की लंबाई है। इसको बनाने में जो स्टील का प्रयोग हुआ है उसका नाम क्या है, DMR 249AA। इस स्वदेशी स्टील का निर्माण करके इस पूरे विध्वंसक जहाज को बनाया गया है। इम्फॉल की खासियत क्या है, तो जो आईएनएस इम्फॉल है इसमें ब्रह्मोस जो कि सतह से सतह पर मार करने वाला सुपरसोनिक मिसाइल है, और दूसरा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली जो बराक 8 मिसाइल है ये इससे लेस है। तो जो विध्वंसक जहाज है इसमें ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों को भी इसमें लेस किया गया है, जिसके कारण ये और भी ताकतवर हो जाता है, दुश्मन की रडार में नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर एक नाम स्टील्थ है, तो स्टील्थ का मतलब ही यही है कि जो दुश्मन के रडार में आने से बच जाते हैं जो हथियार, तो उसको कहते हैं स्टील्थ हथियार। तो ये इम्फॉल, आईएनएस इम्फॉल जो है वो इसी तरीके का एक हथियार है जो दुश्मन की रडार में नहीं आता है। और इसकी मारक क्षमता इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसमें ब्रह्मोस है, क्योंकि इसमें बराक 8 जैसी मिसाइलें हैं, तो मारक क्षमता काफ़ी अधिक है। तो ये दुश्मन के जो हथियार हैं उसको बिल्कुल भी नेस्तनाबूद कर देता है। तो इसलिए आईएनएस इम्फॉल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। अच्छा, हमने देखा आईएनएस इम्फॉल के बारे में जिसको किसको सौंपा गया है, तो नौसेना को सौंपा गया है। तो हम नौसेना के बारे में भी देख लेते हैं। नौसेना, तो वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बारी। नौसेना, थल सेना, वायुसेना के अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि नौसेना जो प्रमुख है या अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो आर हरि कुमार जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के, तो ये 25वें नौसेना प्रमुख जो वर्तमान में है वो कौन है, आर हरि कुमार। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है।
क्यों 4 दिसंबर को मनाया जाता है? तो 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो 4 दिसंबर के दिन ही भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट करके एक ऑपरेशन चलाया था 1971 में। भारत पाक युद्ध बांग्लादेश को रेस्क्यू करने के लिए जो हमने चलाया था, उसको याद करने के लिए, उस दिन को याद रखने के लिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हमने पहले चर्चा की कि जो आईएनएस इम्फॉल है वो तीसरा स्टेल्थ विध्वंसक जो जहाज है। तो तीसरा कहने का मतलब है कि इसके पहले भी 2 आए होंगे। तो पहले 2 कौन से हैं? तो पहला है आईएनएस विशाखापट्टनम, दूसरा है आईएनएस मोरमुगुआ, तीसरा था अपना आईएनएस इम्फॉल जिसकी अभी हमने चर्चा की, और चौथा जो आगे चल के इसको निर्माण किया जाने वाला है तो आईएनएस सूरत, ये चौथे नंबर का विध्वंसक जहाज होगा। देख लिया हमने, पहला विशाखापट्टनम, दूसरा मोरमुगुआ, तीसरा आईएनएस इम्फॉल और चौथा होने वाला है आईएनएस सूरत। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा TVD-1 मिशन। तो मिशन TVD-1 क्या है? यह गगनयान से संबंधित एक मिशन है। जैसा कि हमारा महत्वाकांक्षी योजना गगनयान है जिसमें हम अंतरिक्ष में पहली बार मानव को भेजने वाले हैं। टारगेट रखा गया है कि 2025 तक भेज लिया जाएगा। कोविड-19 की वजह से चीज़ें डिले हुई है, इस कारण से गगनयान जो है वो भी थोड़ा डिले हुआ है। तो ये जो TVD-1 मिशन है वह गगनयान का ही एक टेस्टिंग मिशन के रूप में भेजा गया है। जब हम एक्चुअल में 2025 में जब गगनयान भेजेंगे उसकी प्री टेस्टिंग के लिए कि रॉकेट सही से अंतरिक्ष में जा रहा है कि नहीं और वापस वह आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको देखने के लिए हमने ये टेस्टिंग जो मिशन है वो TVD-1 लॉन्च किया है। TVD-1 किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा ये कार्यान्वित किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन। एबॉर्ट मिशन क्यों? क्योंकि यह जाएगा अपना काम करके वापस इसको बंगाल की खाड़ी में उतार लिया जाएगा, इसलिए इसको एबॉर्ट मिशन का नाम दिया गया है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से। TVD-1 जो मिशन है इसमें 3 चरण होने वाले हैं। पहला है सिंगल स्टेज व्हीकल रॉकेट, फिर क्रू मॉड्यूल और क्रूज स्कोप। मतलब कि एक रॉकेट जाएगा, जैसे ही अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला होगा उससे पहले क्रू मॉड्यूल से इसका जो रॉकेट है वो अपने आप अलग हो जाएगा और उसके बाद एक पैराशूट ओपन होगी और ये अंतरिक्ष में जाएगा। अंतरिक्ष में अपना काम करने के बाद ही वापस बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा। तो TVD-1 जो मिशन है वो 3 चरण में होने वाला है। चलिए इससे संबंधित अब आगे देखते हैं अगला फैक्ट। तो अगला है कि परीक्षण उड़ान में जो ये TVD-1 है हमारा मिशन है जो टेस्टिंग के रूप में अपनाया गया है। पहले तो मैंने बताया कि ये टेस्टिंग मिशन है। 2025 से पहले इस तरह की हम लगभग 4 टेस्टिंग करने वाले हैं। फिलहाल हमने TVD-1 की टेस्टिंग की है, इसके बाद हम TVD-2 भेजेंगे, फिर D3 भेजा जाएगा और D4 भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम रूप से गगनयान को 2025 में भेजा जाएगा। मतलब टेस्टिंग का अभी हमने पहला चरण पार किया है, इसके बाद हम 3 और टेस्टिंग करेंगे। परीक्षण उड़ान में एक ह्यूमैनॉइड रोबो को भी भेजा जाएगा। तो उस रोबोट का नाम क्या है? व्योममित्र। ह्यूमैनॉइड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आधा शरीर है, आधा धड़ है और पूरा का पूरा ये ह्यूमन की तरह, मानव की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको एक ह्यूमैनॉइड रोबोट बोला गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? व्योममित्र। किसके लिए? तो ये गगनयान के लिए इसको बनाया गया है। 2025 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान, ऐसी उम्मीद है। तो मैंने पहले ही बता दिया। अंतरिक्ष यात्रियों को इसके लिए ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो गगनयान को हम जब लॉन्च करने वाले हैं उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो दी जा रही है रशिया के द्वारा। फ्रांस भी हमको इसमें टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है। तो इन दोनों देशों को ध्यान में रखना जरूरी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो रशिया दे रहा है। अन्य जो तकनीकी जो सहायता है वो कौन कर रहा है? तो फ्रांस कर रहा है। पहली बार गगनयान की घोषणा कब हुई थी? तो 2018 में लाल किले से मोदी जी ने घोषणा की थी। मैंने पहले बताया कि कोविड की वजह से कई चीज़ें डिले हो गई हैं, तो इसलिए जो है गगनयान मिशन भी डिले हो गया है। अच्छा, जब हम इस गगनयान मिशन को भेज लेंगे, गगनयान मिशन के तहत जब हम अंतरिक्ष में मानव को भेज लेंगे तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। चौथा देश बनेगा मतलब इसके पहले 3 और देशों ने गगनयान मिशन के जैसे ही मानव को अंतरिक्ष में भेजने की पहल पहले ही कर चुके हैं। 3 अन्य देश, वो कौन कौन से देश हैं? तो पहला है अमेरिका, दूसरा है रशिया और तीसरा है चाइना। तो अमेरिका, रूस और चीन पहले ही मानव को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। अब हम गगनयान के तहत ऐसा करने वाले चौथे देश बन जाएंगे। जो ये पूरा जो मिशन है, गगनयान मिशन है, वो इसरो के साथ साथ 2 अन्य संगठन भी हैं, 2 अन्य भारतीय संगठन भी हैं, इसमें इसरो की सहायता कर रहे हैं। तो कौन कौन से वो संगठन है? इसरो तो है ही, इसके साथ साथ DRDO और HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, ये तीनों मिलकर के संगठित रूप से, संयुक्त रूप से इस गगनयान मिशन के पीछे काम कर रहे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला है टॉपिक सीबीएसई की सागर से सारांश सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सागर से सारांश। इसमें क्या किया जाएगा? तो सीबीएसई ने एक मुहिम चलाई है, एक इस तरीके का सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसमें लगभग 28,000 टीचर्स जो है, 28,000 स्कूल, 13 लाख से अधिक शिक्षक और 3 करोड़ से अधिक छात्रों का डेटा एक जगह पर कंपाइल होगा, एक जगह पर एकत्रित होगा। इसका मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर में जो है 28,000 सीबीएसई स्कूलों को, 13 लाख शिक्षकों को और लगभग 3 करोड़ छात्रों का डेटा कंपाइल होगा, जिससे क्या होगा कि एक जगह डाटा होगा, उसका अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा और आगे जो है वो नीतियां बनाने में या आगे सही तरीके से संचालन करने में, हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को और बढ़ाने में ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्प करेगा। तो सॉफ्टवेयर का नाम मैंने बता दिया, सागर से सारांश। ये क्या है? ये विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है। विद्या समीक्षा कहने का मतलब है कि स्कूलिंग से संबंधित जितने भी अब तक कार्य हुए हैं उसकी एक समीक्षा की जाएगी और उसके बाद एक अच्छा जो है क्रियान्वयन, अच्छी नीतियां बना के हमारी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको और सुधार किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि सीबीएसई की सागर से सारांश सॉफ्टवेयर प्रश्न बन सकता है। सागर से सारांश सॉफ्टवेयर किसकी पहल है? तो यह सीबीएसई की पहल है। अब देखते हैं, पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की है, परमाणु शस्त्रागार विस्तार से संबंधित पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है। पेंटागन क्या है? एक अमेरिकी रक्षा संगठन है। तो पेंटागन जो है उन्होंने परमाणु शस्त्रागार विस्तार रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट मुख्य रूप से चाइना पर केंद्रित है, चाइना की परमाणु हथियारों में विस्तार पर केंद्रित है। इसके तहत क्या कहा गया है कि 2030 तक चाइना लगभग 1000 से अधिक परमाणु हथियार बनाने का चाइना ने टारगेट रखा है। अभी तक लगभग 410 परमाणु हथियार चाइना ने बना लिए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें काफ़ी इजाफा किया है। पिछले वर्ष लगभग 350 के कुछ ऊपर थे, अब उन्होंने 410 परमाणु हथियार बना लिए हैं और 2030 तक 1000 से अधिक परमाणु हथियार बनाने का टारगेट चाइना का है। ये पेंटागन की जो रिपोर्ट है ये तो परमाणु हथियारों के बारे में रिपोर्ट जारी करती है, मुख्य रूप से चाइना फोकस्ड है। एक अन्य संगठन है जो परमाणु हथियारों पर रिपोर्ट जारी करती है, तो वह कौन सा संगठन है? सिपरी। सिपरी की भी रिपोर्ट आई है, 2023 में रिपोर्ट आ चुकी है। 12 जून को ये 2023 में वार्षिक रूप से रिपोर्ट हर साल जारी करते हैं और इस साल 12 जून को इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी। सिपरी का क्या कहना है? पहली बात तो इसकी स्थापना 1966 में हुई है। पूरा नाम क्या है इसका? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी का जो पूरा नाम क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने परमाणु हथियारों से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि विश्व में वर्तमान समय में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं और सबसे ज्यादा तो 90% लगभग जो है वो केवल और केवल रूस और यूएसए के पास है। तो सिपरी की रिपोर्ट ये डराने वाली रिपोर्ट है क्योंकि 90% परमाणु हथियारों का एक्सेस किसके पास है? तो रशिया और यूएसए के पास में लगभग 90% जो कुल ये 12,500 परमाणु हथियार हैं उनका लगभग 90% रशिया और यूएसए के पास में है। भारत के पास कितने हैं? तो भारत के पास लगभग 164 वॉरहेड अभी वर्तमान में है। चाइना के पास मैंने बताया कि 410 के करीब में है। भारत इस कड़ी में हम अपने आप को विस्तार करने के लिए अग्नि प्राइम की सीरीज चला रहा है और अग्नि प्राइम जो क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण है। तो अपनी जो परमाणु हथियारों से संबंधित या अपनी सैन्य हथियारों की उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए भारत भी लगातार निरंतर अपना मुहिम चालू किए हुए है और अग्नि प्राइम इस सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भारत ने भी किया है। अंत में इतना ही। हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है फ्री में, बहुत ही कम शुल्क में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराने की और आपकी परीक्षा को और आसान बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और पीसीएस और यूपीएससी से संबंधित ऑफलाइन क्लासेस भी हम चला रहे हैं, तो आप इसमें भाग लेकर के अपनी परीक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं, परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।